सो वेलकम। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनपीटीईएल का असाइनमेंट थर्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट यू मीन बाय स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट सिस्टम। ठीक है, तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट सिस्टम क्या होता है? तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट सिस्टम वो होता है जो कंप्लीटली इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या लगता है? इक्विलिब्रियम इक्वेशन और कंपैटिबिलिटी BVT। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो नंबर ऑफ अननोन है वो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ अननोन फोर्सेज आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ओके, तो ऐसा है, तभी इक्विलिब्रियम इक्वेशन इनसफिशिएंट है, इसलिए हमें कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ी, इसलिए सिस्टम स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ यूनिफॉर्म सिलेंडर सिलेंड्रिकल रॉड इज मेड ऑफ होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। ओके, होमोजीनियस मतलब एक गिवन डायरेक्शन में स्पेस के साथ प्रॉपर्टीज नहीं चेंज होगी, और आइसोट्रोपिक मतलब एक गिवन पॉइंट पर डायरेक्शन के साथ प्रॉपर्टीज नहीं चेंज होगी। ठीक है, तो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक में थ्रू आउट द बॉडी प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है, तो ये मतलब होता है होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक का। तो ये रॉड कैसा है? मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा है हमने, और उसको बाद में यूनिफॉर्मली गर्म किया तो क्या करेगा? मतलब फैलने की कोशिश करेगा, मतलब इट विल ट्राई टू एक्सपांड। So what is this? If the radial and longitudinal thermal stresses are represented by sigma r and sigma z, suppose कुछ इस तरीके से है ये रॉड और ये सरफेस है फ्रिक्शनलेस। पहले कुछ ऐसा था तो एक्सपांड होने की वजह से ऐसा हो गया। तो क्या बोल रहा है कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पे जब रेस्ट कर रहा है तो इसको इधर से, मतलब ये जो सरफेस है ये वाला, जब ये इधर एक्सपांड करेगा कुछ इस तरीके से, तो ये सरफेस बिल्कुल भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है फ्रिक्शनलेस सरफेस। ठीक है, तो फ्रिक्शनलेस सरफेस बोला है तो इधर का रेजिस्टेंस खत्म, मतलब ये जो टेंजेंशियल स्ट्रेसेस जनरेट होंगे उसके लिए रेजिस्टेंस नहीं है। तो सिग्मा, व्हाट इज दिस? आर एंड जेड। सॉरी, इन्होंने सरफेस का कुछ पूछा ही नहीं है। सो आर डायरेक्शन में ये सारे तरफ फ्रीली मूव कर सकता है, मतलब फ्रीली एक्सपांड कर सकता है, और जेड डायरेक्शन मतलब सपोज ये आर है और ये जेड है, तो आर में भी फ्रीली मूव कर सकता है और जेड में भी फ्रीली मूव कर सकता है। तो थर्मल स्ट्रेसेस तब डेवलप होते हैं जब एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन रेस्ट्रिक्ट किया जाए। तो यहाँ पर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं हम, तो वो फ्री टू एक्सपांड है जो भी है सरफेस, मतलब यहाँ पे सिलेंड्रिकल रॉड है वो। तो सिग्मा आर और सिग्मा जेड दोनों जीरो होंगे, मतलब कोई भी स्ट्रेसेस जनरेट नहीं होंगे ड्यू टू टेम्परेचर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शियर स्ट्रेस इन अ रिवेट इन अ डबल शियर विल बी हाफ दैट ऑफ रिवेट इन अ सिंगल शियर। सो टाउ डबल शियर इज इक्वल टू हाफ टाउ सिंगल शियर। तो ये वेरीफाई करना है हमको। तो टाउ डबल शियर क्या होता है? सपोज पी एक लोड अप्लाई किया हमने, मतलब सेम लोड के लिए बोला है, और डबल शियर में सपोज इस तरीके से है ये डबल स्ट्रैप लैप जॉइंट है 2P P P। ठीक है, तो ये वाला एक एरिया हो गया और ये वाला एक एरिया होगा। ये मतलब दो एरिया है जो शियर मतलब शियर फोर्स जो जनरेट होगी उसको रेजिस्ट करेंगे। तो या इन दो एरियाज पे रेजिस्टिंग शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2A। और ये किस केस में है? मतलब ये डबल शियर वाला केस है, डबल स्ट्रैप, व्हाट विल से इट, डबल स्ट्रैप लैप जॉइंट। और अगर सिंगल स्ट्रैप लैप जॉइंट है और ये रिवेट है हमारा, तो बस ये वाला एरिया ही है जो शियर को रेजिस्ट करेगा। मतलब टाउ सिंगल शियर के केस में क्या हो जाएगा? P/A ओनली। ठीक है, तो जब हम P/A को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टाउ डबल शियर इज इक्वल टू 1/2 टाउ सिंगल शियर। तो ये वाला स्टेटमेंट वेरीफाई हो रहा है, मतलब ये ट्रू है, इसका आंसर ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है।
अ कैंटिलीवर बीम ऑफ ट्यूबुलर सेक्शन कंसिस्ट ऑफ टू मटेरियल्स। कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर मतलब एक ऐसा बीम जो एक साइड से फिक्स है और एक साइड से फ्री है। ये ट्यूब है, मैं फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब मैं इधर से देख रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा वाला फ्रंट है, तो फ्रंट से ये कुछ मुझे ऐसा दिखेगा, मतलब ऐसा नहीं, तो ठीक है, एक ट्यूब बोल रहे हैं वो। और कॉपर एज ए आउटर सिलेंडर एंड स्टील एज ए इनर सिलेंडर। तो ये जो बाहर वाला है ये कॉपर है और अंदर वाला जो है वो स्टील है। ओके, इनर ट्यूब स्टील है, ये सब जाने दीजिए। इनर ट्यूब स्टील है और ये आउटर ट्यूब क्या है, कॉपर है। तो इफ इट इज सब्जेक्टेड टू अ टेम्परेचर राइज, मतलब डेल्टा टी क्या किया, बढ़ा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा है, और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कॉपर का स्टील से ज़्यादा है, मतलब पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर अल्फा क्या होता है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। मतलब जिसका अल्फा ज़्यादा होगा वो गिवन टेम्परेचर डिफरेंस के लिए उसके लेंथ में ज़्यादा चेंज होगा, ठीक है। ये अल्फा का मतलब है फिजिकली। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सेम अमाउंट से, तो कॉपर ऑब्वियसली ज़्यादा एक्सपांड करने की कोशिश करेगा एज कम्पेयर टू स्टील, क्योंकि ये मेंशन्ड है कि कॉपर का थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट स्टील से ज़्यादा है। तो स्ट्रेसेस डेवलप इन द ट्यूब विल बी। तो ये कैंटिलीवर मतलब कैंटिलीवर ट्यूब है, मतलब कैंटिलीवर बीम की तरह है। तो इस साइड से तो ये फ्रीली एक्सपांड करेगा जब मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस साइड से जब ये फ्रीली एक्सपांड करेगा तो इसको कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब मूव करने के लिए कितना भी एक्सपांड कर सकता है, तो स्ट्रेसेस जनरेट होंगी नहीं। मतलब मेरा क्या मतलब था बोलने का, अगर इसके ही बदले यहाँ पर अगर ये फिक्स किया होता तो ये जितना मूव करना था उसको नहीं कर पाता और स्ट्रेसेस जनरेट होती। बट इस साइड से ये फ्रीली एक्सपांड हो रहा है, तो फ्रीली एक्सपांड होने की वजह से स्ट्रेसेस जनरेट हो नहीं पाएगी, मतलब स्ट्रेसेस जनरेट नहीं होगी। मतलब फ्री थर्मल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन दोनों में से कुछ भी हो रहा है तो उस केस में स्ट्रेसेस जनरेट नहीं होगी, ठीक है। क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या बोल रहे हैं ये कि द एक्सियल डिफॉर्मेशन ऑफ अ बार ऑफ वेट W, लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E। डिफॉर्मेशन बोल रहे हैं, एक बार है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन जिसका A है और उसका सेल्फ वेट W है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E है, एरिया A है, लेंथ L है। तो उसके खुद के वेट में उसका डिफॉर्मेशन कितना होगा वो पूछा है। तो डेल्टा हमें पता है एक्सियल लोड में कैसे निकालते हैं, P dx बाई AE, ठीक है। और किसी x सेक्शन पर देखे तो ये कितना होगा लोड, मतलब x डिस्टेंस पर यहाँ से, ये इसका स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है और डिस्टेंस कितना है x, मतलब इतने पोर्शन का वेट कितना हो जाएगा, गैमा इंटू ए इंटू एक्स। मतलब इतने सेक्शन पर ये जो इतना है ये कितना लोड अप्लाई कर रहा है, गैमा ए एक्स, मतलब इतना लोड अप्लाई हो रहा है किसी भी आर्बिटरी एक क्रॉस सेक्शन पर। तो हम 0 से L के बीच में, मतलब सब L लेंथ है ना, तो x 0 से स्टार्ट कर रहे हो और L, तो इस उसके खुद के वेट के अंडर में वो बार कितना एक्सियली मतलब डिफॉर्म करने वाला है वो निकालना है हमें। तो किसी भी x सेक्शन पर लोड कितना आ रहा है, गैमा ए एक्स। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, गैमा ए एक्स एंड डी एक्स, ए एज इट इज, ई एज इट इज, सो ए कैंसल, सो गैमा इज कॉन्स्टेंट, ई इज कॉन्स्टेंट, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू 0 से L, तो ये कितना हो जाएगा, गैमा L स्क्वायर बाय 2E। ओके, तो ये जो इसका टोटल वेट है ये कितना है, गैमा इंटू ए इंटू एल, ठीक है ना। गैमा इज स्पेसिफिक वेट, ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड एल इज लेंथ। तो ए इंटू एल इज टोटल वॉल्यूम, गैमा इज स्पेसिफिक वेट, सो टोटल वेट ऑफ द बार इज गैमा इंटू ए इंटू एल। सो W बाय ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, गैमा एल।
तो हम डेल्टा के फॉर्मूले में गैमा एल की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा WL/2AE। क्लियर है? तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया है? 3 रॉड्स है AB, AC और AD, तीनों का क्रॉस सेक्शन सेम है, 250 mm² दिया है, एंड जॉइंटली सपोर्ट लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन। ये दिखाया है यहाँ पे, 10 किलो न्यूटन का लोड सपोर्ट कर रहे हैं वो। एज्यूमिंग दैट देयर वाज नो स्ट्रेस इन द रॉड बिफोर लोड वाज अप्लाइड। ये स्ट्रेस फ्री थे इस लोड के अप्लाई करने के पहले, तो उनमें पहले से कोई स्ट्रेसिंग नहीं थी। एंड देन स्ट्रेसेस इन द स्टील एंड ब्रॉन्ज रॉड रिस्पेक्टिवली आर। तो ब्रॉन्ज और स्टील रॉड में जो स्ट्रेसेस डेवलप हुए लोड अप्लाई करने के बाद, वो कितने थे वो हमें निकालना है। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन, देन अगर इक्विलिब्रियम से सॉल्व नहीं हो रहा है तो कंपैटिबिलिटी। ओके, तो टी दिया है एल टी पर, सो पहले इक्विलिब्रियम बाद में कंपैटिबिलिटी, तो वही करना है हमें। तो सिस्टम कुछ इस तरीके से दिया है। सपोज ब्रॉन्ज में लोड है PB, स्टील में PS और PB। दोनों साइड PB क्यों लिया मैंने, ये आप मतलब ऐसे इनिशियली मत मानिए। फोर्स इक्विलिब्रियम लगाएंगे हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सपोज ये PS, PB, ये थीटा सेम है 25 डिग्री, और ये वेट है 10 किलो न्यूटन। तो जब हम सपोज ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है, तो समेशन fx इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो ये वाले क्या है वो रॉड, ये वाले रॉड में जो लोड है और ये वाले रॉड में जो लोड है वो बराबर हो जाएगा। तो इसलिए PB और ये वाला मतलब दोनों में लोड सेम है। ये कहाँ से आया? x डायरेक्शन में हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे तो वहाँ से आया। एंड देन अब जब हम y डायरेक्शन में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? PB इंटू, इसको y डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? PB इंटू कॉस ऑफ 25 डिग्री। सिमिलरली इसका भी PB इंटू कॉस ऑफ 25 डिग्री, तो 2PB कॉस ऑफ 25 डिग्री प्लस सेम PS। ओके, और ये किसके बराबर आ जाएगा? 10 किलो न्यूटन के। ये इक्वेशन 1 हो गया। ये किससे आया? y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाने के बाद। लेट मी इरेज इट। ठीक है, अभी हमारे इक्विलिब्रियम इक्वेशन खत्म हो गए और हमारे पास अननोन कितने हैं? अभी भी 2, और हमें स्ट्रेसेस निकालनी है। तो अननोन 2 है और इक्वेशन एक ही है, तो एक इक्वेशन कहाँ से आएगा? एक इक्वेशन हमारा आएगा कंपैटिबिलिटी से। ठीक है, तो कैसे यूज करना है वो बताता हूँ मैं आपको। इस पर लोड लग रहा है तो ये वायर स्ट्रेच होने का ट्राई करेगा। सिमिलरली स्टील वायर भी स्ट्रेच होने का ट्राई करेगा, और ये D वाला वायर भी स्ट्रेच होने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो इसमें जो डिफॉर्मेशन है ये है डेल्टा ब्रॉन्ज, और ये वाला स्टील में जो डिफॉर्मेशन है वो डेल्टा स्टील। ओके, ये कैसे आया? बिकॉज ये देखिए यहाँ तक इसकी मतलब थीटा हम कम मान रहे हैं, और मिस थीटा में जो इफेक्ट है, थीटा की वजह से जो चेंज इन लेंथ में इफेक्ट है वो हम कम मान रहे हैं। मतलब ये उसकी ज्योमेट्री उतनी अफेक्ट नहीं होगी, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये एंगल बाद में भी 25 डिग्री रहेगा, तो ये बाद में भी 25 डिग्री रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा डेल्टा S, और ये डेल्टा B। ओके, और ये 25 डिग्री। ठीक है, तो डेल्टा S cos of 25 degree is equal to delta B, and delta steel is load in steel, length of steel, E of steel, A of steel into cos 25 degree, और load in bronze, L in bronze मतलब length of bronze, modulus of elasticity of bronze और area of bronze। तो ये वाला इक्वेशन किससे आया? कंपैटिबिलिटी से। ऊपर वाला है मेन, डिफॉर्मेशन को हमने इसके टर्म में लिखा है, लोड और प्रॉपर्टीज के टर्म में। ये कैसे आता है देखिए, हुक्स लॉ के हिसाब से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन।
ठीक है। और स्ट्रेस क्या होता है, लोड बाय एरिया एक्सियल लोड के केस में, और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ये ऊपर चले जाएगा, तो डेल्टा हम लिखेंगे तो पी एल बाई ए। यहाँ पर सब यूनिफॉर्म है तब ये वाला फॉर्मूला वैलिड है, नहीं तो इंटीग्रेट करना होता है डी एक्स एलिमेंट लेके, एक स्मॉल एलिमेंट लेके, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म है तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया जिसमें पी एस और पी बी के बीच में रिलेशन मिल रहा है। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमें पी एस मिल जाएगा, पी बी मिल जाएगा, एरिया हमें पता है दोनों का। जब पी एस और पी बी मिल गया और एरिया भी हमें पता है तो स्ट्रेसेस भी हमें मिल जाएंगे। तो देखते हैं आंसर क्या दिया है। सी इज द करेक्ट आंसर। आप सॉल्व करेंगे, पुट करके देखेंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 मीटर लॉन्ग रेक्टेंगुलर कॉन्क्रीट कॉलम, ये लेंथ है कॉलम की 3 मीटर दी है, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया है 0.4 मीटर इंटू 0.3 मीटर। ओके, ये दिया है यहाँ पे, और सपोर्ट है कॉम्प्रेसिव लोड ऑफ 800 किलो न्यूटन। तो लोड कितना दिया है, 800 किलो न्यूटन लोड सपोर्ट कर रहा है। और 4 स्टील रॉड्स, ये जो रॉड है ये दिया है ना 4, ये स्टील रॉड है, उनका डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ स्टील रॉड से 24 mm आर पासिंग थ्रू कॉन्क्रीट एज शोन इन द फिगर बिलो। तो ये इसको रेनफोर्समेंट बोलते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर होंगे तो आपको ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। मतलब कम स्ट्रॉन्ग वाला मटेरियल बीच में रेनफोर्स करके हम कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए ये किया जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम पे आता है। 24 mm डायमीटर आर पासिंग थ्रू कॉन्क्रीट एज शोन इन द फिगर बिलो, डिटरमाइन द नॉर्मल स्ट्रेस इन द स्टील एंड कॉन्क्रीट रिस्पेक्टिवली। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है दोनों का, स्टील का भी और कॉन्क्रीट का भी। तो ये भी सेम, मतलब लोड जो हम टोटल अप्लाई कर रहे हैं पी, ओके, तो ये किस में डिवाइड होगा, ये जो टोटल लोड है एक तो स्टील में डिवाइड होगा, 4 टाइम पी स्टील प्लस पी कॉन्क्रीट। 4 टाइम्स पी स्टील क्यों किया है, क्योंकि ये चारों में इक्वली डिवाइड होगा, बिकॉज ये सिमेट्रिकली प्लेस किए गए हैं, और मतलब सिमेट्री की वजह से ही ये चारों में इक्वली डिवाइड होगा। तो ये पी एस क्या है, एक स्टील का जो ये है व्हाट वी से इट मेंबर और कॉलम, ओके, जो भी है उसमें, मतलब वो जो एक सिंगल कितना कैरी कर रहा है वो पी एस है, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस ये कॉन्क्रीट में बचा वाला लोड कॉन्क्रीट रेजिस्ट करेगा, तो टोटल लोड कुछ इस तरीके से डिवाइड होगा। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। अभी इसमें भी हमारे पास 2 अननोन हो गए, तो जब 2 अननोन हो गए तो इक्विलिब्रियम से ही सॉल्व होगा नहीं, तो कंपैटिबिलिटी क्या होगा, तो देखिए जब लोड लगाया हमने तो ये नीचे की तरफ जाएगा, मतलब कॉम्प्रेस होने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं, हम मतलब कॉलम ऐसे तो डिज़ाइन करेंगे नहीं कि ये कॉन्क्रीट नीचे चले जाए और स्टील का ये जो कॉलम है वो ऊपर ही रह जाए या कुछ और हो जाए, टेढ़ा हो जाए, ऐसा तो नहीं करेंगे। हम क्या चाहेंगे कि दोनों डिफॉर्म अगर हो रहे हैं अलाउेबल लिमिट में तो साथ में हो, तो मतलब दोनों में डिफॉर्मेशन क्या हो जाए, यूनिफॉर्म, मतलब जो स्टील में डिफॉर्मेशन हो रहा है और जो कॉन्क्रीट में डिफॉर्मेशन हो रहा है वो दोनों में क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, तो ये कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हो गया। तो ये कैसे करेंगे हम, पी एस एल एस ई एस ए एस, ऊपर बताया था मैंने आपको इक्वेशन वही है, और पी सी एल सी ई सी ए सी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकती है, ए सी में। ओके, ए एस तो क्लियर है, ए एस मतलब हम एक के लिए बात कर रहे हैं ना, तो ये सब एक का ही चालू है। मतलब एक स्टील रॉड का जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसे हम, व्हाट वी सेड, हाँ, एक स्टील रॉड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था तो वही कंसिडर करना है हमें, क्योंकि डिफॉर्मेशन तो सब में सेम ही होने वाला है ना, तो हम इक्वेट कर रहे हैं एक का एक के साथ। और यहाँ पे कंक्रीट के लिए क्या करना है, एरिया ऑफ कंक्रीट, ये जो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब 0.4 इंटू 0.35, ये क्या हो गया, ये टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया है। बट कंक्रीट पूरी जगह तो प्रेजेंट नहीं है ना, -4 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील। ये क्यों किया समझ में आया आपको, बिकॉज इतने एरिया पर स्टील है, कंक्रीट नहीं है। तो इफेक्टिव एरिया कौन सा है जहाँ पर सिर्फ कंक्रीट है, ये वाला है। मतलब पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में से 4 टाइम स्टील का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो माइनस कर रहे हैं हम, वो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया है कंक्रीट का जो रेजिस्ट कर रहा है ये लोड को। तो ठीक है, यहाँ से हमें पी एस और पी सी के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। अप्लाइड लोड हमें नोन है, इन दोनों के बीच में रिलेशन यहाँ से मिल गया, तो दोनों की वैल्यू मिल जाएगी हमें। जब दोनों की वैल्यू मिल गई तो स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड बाय एरिया,
रिस्पेक्टिव लोड बाय रिस्पेक्टिव एरिया। सपोज स्टील का निकाल रहे तो PS बाय AS और कॉन्क्रीट का निकाल रहे तो PC बाय AC। क्लियर है? ये वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा, सिंपल है। तो ए आता है इसका आंसर, निकाल के देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया है? स्टील वायर 2 मीटर लॉन्ग, 3 mm in diameter, extended by 0.7 meter, 75 mm, when a weight of W is suspended from a wire. ओके, मतलब एक स्टील वायर है ऐसी कुछ, ठीक है। W वेट लग रहा है, W वेट लग रहा है, लेंथ दी है इसकी 2 mm, डाया दिया है 3 mm। तो जब ये सब मतलब ये लोडिंग लगाई हमने तो उसमें डिफ्लेक्शन कितना आया? 0.75 mm। इफ द सेम वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ ब्रास वायर, ओके, ये क्या थी? स्टील। अगर ये सेम वेट ब्रास वायर से सस्पेंडेड होता जिसकी लेंथ है 2.5, सपोज सब्सक्रिप्ट दे देते हैं, ब्रास वायर की लेंथ है 2.5 mm और डायमीटर है ब्रास वायर का 2 mm और इलोंगेशन आएगा ब्रास में 4.64 mm, ओके। तो क्या डिटरमाइन करना है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्रास डिटरमाइन करना है। और दिया क्या है हमें? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील गिवन है, ठीक है, यहाँ पे दिया है उन्होंने। तो ये भी ऐसा कुछ है नहीं इस प्रॉब्लम में भी, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है एक्सियल लोडिंग का। डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू PL बाई AE। तो एक बार हम स्टील के लिए निकालेंगे, P की वैल्यू आएगी W, L की वैल्यू आएगी 2, A इज इक्वल टू π/4 इंटू DS² और E की वैल्यू आएगी ये जो दी है यहाँ पे वो। सिमिलरली ब्रास के लिए निकालेंगे PL बाई AE, दोनों का रेशियो ले लेंगे, या तो आपको जैसे मैनिपुलेट करना है वैसे कर दीजिए, मतलब यहाँ से W की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए या रेशियो लेके सॉल्व कीजिए, कैसे भी कीजिए, जैसे सिंपल जाता है आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका डी, ठीक है। ये फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सारी वैल्यूज दी है और वैल्यू रखना है आपको बस। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला इन्होंने? रिएक्शन एट द रिजिड सपोर्ट A एंड B फॉर द बार लोडेड एज शोन इन द फिगर बिलो, ठीक है। तो A और B पर क्या रिएक्शन डेवलप होगी वो निकालना है हमें। तो सपोज इस टाइप की प्रॉब्लम में कभी भी पहली चीज़ क्या करनी है आपको, जिस डायरेक्शन में नेट लोड एक्ट कर रहा है, सपोज या तो एक ही लोड है तो ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, लेकिन अगर सपोज नेट लोड मतलब या 2-3 ऐसे सेक्शन होते हैं तो नेट लोड इधर एक्ट करता, तो नेट लोड जिधर भी एक्ट कर रहा है, जिस भी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें रिएक्शन एज्यूम कर लेनी है। RA एज्यूम कर ली मैंने और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया? RB, ओके। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे हम, मतलब ये सपोर्ट निकाल के रिएक्शन, बस यहाँ मान लीजिए सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, मतलब निकाल दिया मैंने, फ्री बॉडी बना ली। तो RA और RB रिएक्शन है, तो RA प्लस RB इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। ये कहाँ से आ गया? ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन है एक्स डायरेक्शन में, मतलब इस ये एक्स डायरेक्शन मान लीजिए, तो इस डायरेक्शन में हम इक्वेशन लगाएंगे, मतलब व्हाट इज इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अभी इक्विलिब्रियम से ही ये सॉल्व तो होगा नहीं, क्योंकि 2 अननोन और एक इक्वेशन, तो फिर क्या करना पड़ेगा? कंपैटिबिलिटी लगाना पड़ेगा, ओके। तो एक हो गया AC सेक्शन और एक हो गया BC सेक्शन, तो डेल्टा AC प्लस डेल्टा BC इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? मतलब ऐसा जब भी पूरा मेंबर फिक्स है तो नेट डिफॉर्मेशन मतलब डेल्टा नेट तो 0 ही होने वाला है। मतलब ये मेंबर में जो डिफॉर्मेशन हुआ और ये मेंबर में जो डिफॉर्मेशन हुआ, दोनों का सम 0 होगा, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट के वजह से कंस्टेंट कुछ इस तरीके से है कि मेंबर इलोंगेट या कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, ठीक है। तो नेट डिफॉर्मेशन क्या आएगा? 0। तो डेल्टा AC मतलब AC सेक्शन में कौन सा लोड एक्ट कर रहा है, मैं वापस से बना देता हूँ एक बार, आपको समझने में प्रॉब्लम जा रही होगी। तो ये RA, ये A है, ये C है, ये दिस इज 10 किलो न्यूटन एंड दिस इज B, दिस इज RB, ओके। तो AC यूनिफॉर्म है, मतलब एरिया नहीं वेरी कर रहा है, तो
इस साइड से देखेंगे हम तो इस पर कौन कितना लोड एक्ट कर रहा है, आर है। ठीक है, कोई भी एक साइड से देखना है, मतलब या तो आप इस साइड से भी देख सकते हैं या तो इस साइड से भी देख सकते हैं। हम इधर से चालू कर रहे हैं, आप इधर से स्टार्ट करके करेंगे तो भी वही आएगा, आइदर साइड। मतलब हम व्हाट वी से, ये मेरी लेफ्ट साइड है, मैं फेस करके बैठा हूँ कैमरे की तरफ, तो मेरी वाली ये लेफ्ट साइड है, आपकी कौन सी साइड है पता नहीं। तो हम इस साइड से चालू करेंगे एसी के लिए। तो एसी पर लोड कितना एक्ट कर रहा है, एक्सियल लोड आ रहे, उसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर, और एरिया कितना है, एरिया यही है, और ई भी नहीं बदल रहा तो ई भी वही है। और फिर हम बीसी के लिए देखेंगे, एसी का हो गया, तो सीबी में कितना लोड एक्ट कर रहा है, एक साइड से देखेंगे हम तो आर ए टेंसाइल और ये 10 किलो न्यूटन कॉम्प्रेसिव, तो आर ए -10। वाई, बिकॉज ये हम जिस साइड से जा रहे हैं उस क्रॉस सेक्शन पे, मतलब हमारा क्रॉस सेक्शन अब यही कहीं यहाँ कहीं है, तो आर ए उस क्रॉस सेक्शन पर टेंसाइल है और ये कॉम्प्रेसिव है, इसलिए हमने यहाँ निगेटिव लिया। तो आर ए बाई 10 इंटू उस मेंबर की लेंथ 2 मीटर, ए इंटू ई, ओके, इज इक्वल टू 0। तो ए ई 0 के बराबर नहीं है तो इधर साइड जाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो 0 हो जाएंगे। तो आर ए प्लस आर ए माइनस आर ए प्लस 2 आर ए, 2 से मल्टीप्लाई हो गए, -20 इज इक्वल टू 0। सो 3 आर ए इज इक्वल टू 20। तो आर ए इज इक्वल टू 20/3, ओके। तो आर ए इज 20/3 एंड आर बी इज 30/3 माइनस 20/3, सो आर बी इज 10/3। आर ए की वैल्यू हमारी यहाँ से आई 20/3, तो आर ए की वैल्यू हमने यहाँ रखी, तो यहाँ से आर बी की वैल्यू आई 10/3। तो आर ए इज 20/3 10/3। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइदर साइड मतलब अगर हमने यहाँ सेक्शन लिया तो बस इतने साइड को हम देखेंगे, इस साइड टोटल कितना लोड एक्ट कर रहा है उस सारों का सम, अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक वर्ड इंपॉर्टेंट है, मतलब साइन कंसिडर करने के बाद वाला सम। और यहाँ पर सेक्शन लिया हमने तो इस सेक्शन पर इधर साइड या इधर साइड कितना लोड एक्ट कर रहा है वो देखना है हमें, मतलब एक ही साइड देखना है, दोनों उस सेक्शन के इधर वाली साइड या उधर वाली साइड, कोई भी एक साइड पे कंसिडर करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, ये भी इक्विलिब्रियम और कंपैटिबिलिटी वाला ही था मैटर, तो ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। ये तो सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है, बस आइदर साइड है, याद रखना है आपको, मतलब किसी एक साइड की तरफ से चालू करना है। देखना क्या बोला है, फिगर शोज अ फोर्सेज एक्टिंग इन अ स्टेप्ड बार, इवेल्युएट टोटल डिफॉर्मेशन ऑफ द बार। कुछ नहीं है, तो लोड क्या एक्ट कर रहा है, यहाँ पे तो और सिंपल हो गया आपको कि लोड दोनों बस एक ही टाइप, बीच में तो कोई लोड एक्ट ही नहीं कर रहा है, तो इससे सिंपल तो कुछ हो नहीं सकता। तो आप इस मेंबर में देखिए तो भी 1500 न्यूटन, इधर देखिए फिर भी 1500 न्यूटन, इधर देखेंगे फिर भी 1500 न्यूटन, और सब में टेंसाइल है। ठीक है, तो टोटल डिफॉर्मेशन इज, सपोज यहाँ पे नाम नहीं दिए, हाँ ओके, डेल्टा इन मेंबर 1 प्लस डेल्टा इन मेंबर 2 प्लस डेल्टा इन मेंबर 3। ठीक है, डेल्टा इन मेंबर 1 इज, लोड तो सेम है P मतलब 1500, L1 इज 300 mm, ओके, एंड A1 इज 20 एंड E1 इज, E भी सेम ही है। यूनिट्स का ध्यान रखना है, लोड न्यूटन में, लेंथ mm में, एरिया mm में, और ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में, मतलब मेगा पास्कल में। 1 गीगा पास्कल इज 10⁻³ मेगा पास्कल, इसलिए 10⁻³ आया है यहाँ पे। सिमिलरली दूसरों के लिए करेंगे हम तो 400/40 इंटू 200 इंटू 10⁻³। सिमिलरली थर्ड मेंबर के लिए 230 इंटू 15, क्या है इसका, 200 इंटू 10⁻³। ओके, तो ये हो जाएगा नेट डिफॉर्मेशन। अगर लोड डिफरेंट रहता तो प्रॉब्लम आती थी, प्रॉब्लम भी कुछ नहीं आती, आपको आइदर साइड देखना पड़ता, और यहाँ 1500 की जगह, मतलब यहाँ तो 1500 आता, अगर सपोज यहाँ पे कुछ P1 होता तो यहाँ क्या आता, 1500 माइनस P1, मतलब इस सेक्शन पे, इस मेंबर में, और यहाँ पर कुछ सपोज P2 आ जाता तो यहाँ 1500 माइनस P1 माइनस P2, ऐसा ही। मतलब अगर लोड बढ़ता तो थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, और आपको थोड़ा दिमाग ठंडा रख के आइदर साइड वाला दिमाग में ला के सॉल्व करना होता तो हो जाता वो भी सॉल्व, ऐसा कुछ था नहीं टिपिकल इसमें। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है C,
वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया इन्होंने, स्टील रेल रोड्स लेंथ इज 5 मीटर लेड विद अ क्लियरेंस 2 mm at a temperature of 17 degree Celsius. At what temperature will the rails just touch? अल्फा दिया है 11.7 माइक्रोमीटर मतलब 10 का पावर 6 पर डिग्री सेल्सियस, एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है 200 इंटू 10 का पावर 3 मेगा पास्कल। ओके, तो क्या पूछा है उन्होंने, मतलब ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जहाँ पर रेल्स सीधे टच कर जाएंगे। ओके, तो अल्फा की डेफिनेशन हमें पता है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ओके, तो हमें ऐसे टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है, मतलब टेम्परेचर हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा कि ये जो क्लियरेंस है दो रेल्स के बीच में वो कम हो जाए। तो क्या बोल रहा था मैं, तो ये क्लियरेंस कम हो जाए, मतलब ये डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हो जाए, क्लियरेंस के बराबर हो जाए, मतलब डेल्टा एल की वैल्यू 2 mm हो जाए। और अल्फा की वैल्यू तो दी है हमें, एल की भी वैल्यू पता है, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल इंटू 1 बाय अल्फा। ओके, तो ये T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल इंटू अल्फा, तो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस डेल्टा एल इंटू अल्फा इंटू एल। ओके, तो T1 हमें पता है, डेल्टा एल पता है, अल्फा पता है, एल पता है, तो ये सारी वैल्यूज रखेंगे तो T2 की वैल्यू आ जाएगी। तो T2 ही हमें पूछा है, तो व्हाट इज द आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। प्रोसीजर पता चल गया आपको, बस वैल्यू रखनी है, फाइनल तक आ गया हमें, बस वैल्यू रख के कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं आज के असाइनमेंट के। A steel rod is stretched between two rigid wall. ओके, तो कुछ इस तरीके से रिजिड वॉल है और ये स्टील रॉड है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेच किया है दो रिजिड वॉल के बीच में, और ये टेंसाइल लोड कैरी कर रहा है 5000 न्यूटन का इनिशियली। ओके, तो उसके वजह से स्ट्रेस कितनी आएगी, P बाय ए। टेंसाइल स्ट्रेस मतलब टेंसाइल लोड कैरी करने की वजह से टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगी रॉड में, वो कितनी होगी, P बाय ए, मतलब 5000 बाय उसका जो एरिया होगा वो। इफ द अलाउेबल स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 130 मेगा पास्कल एट -20 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो सिग्मा कैप अलाउेबल कितनी दी है, अलाउेबल स्ट्रेस होता क्या है, मतलब हम लोड करते जा रहे हैं बॉडी को, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि मतलब इतना लोड कर दिया कि जो मटेरियल की विथस्टैंड करने की कैपेसिटी है वो उससे बाहर चला गया, तो वो क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। तो वही बोलते हैं कि मतलब मटेरियल फेल कर जाए उसके पहले वो कितना सस्टेन कर सकता है, तो वो होती है उसकी अलाउेबल स्ट्रेस, उसी को हम स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है उसकी अलाउेबल स्ट्रेस एट -20 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं रॉड का, मतलब सपोज ये नॉर्मली था T1 था 20 डिग्री सेल्सियस और T2 हो गया -20 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी कितना हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस, T2 माइनस T1। ओके, तो टेम्परेचर जब हम कम करेंगे तो फाइबर क्या करेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। जो कभी ऐसा हुआ करता था फाइबर, वो अब ऐसा होने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, वॉल है, तो ये फाइबर ऐसा होने की कोशिश करेगा। तो ये कहाँ हो रहा है, माइक्रोस्कोपिकली हो रहा है, तो इसके बड़े स्केल पर क्या इफेक्ट दिखेंगे कि बार पास आने की कोशिश कर रहा है। बार जब पास आने की कोशिश कर रहा है तो ये सपोर्ट तो उनको आने देगा नहीं, क्योंकि ये रिजिडली फिक्स्ड है, बोला है उन्होंने 2 रिजिड वॉल्स, तो ये सपोर्ट तो उनको जाने देगा नहीं। तो सपोर्ट क्या कोशिश करेगा कि मेंबर पर टेंसाइल स्ट्रेसेस लगाएगा। ठीक है, मेंबर पर जब टेंसाइल स्ट्रेसेस लगाएगा तो वो क्यों लगाएगा, ताकि ये जो होना चाह रहा है, मतलब पास आने की कोशिश कर रहा है, वो उनको दूर कर सके। ठीक है, तो वो मेंबर मतलब वो जो सपोर्ट है वो उनको दूर करने के लिए वो मेंबर पर टेंसाइल स्ट्रेसेस लगाएगा। तो पॉइंट सिर्फ इतना था कि ये जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसके वजह से मेंबर पर कौन से स्ट्रेसेस लगेंगे, टेंसाइल स्ट्रेसेस। ओके, तो इनिशियली मेंबर पर 5000 बाय ए वाला स्ट्रेस तो लग ही रहा था टेंसाइल, लेकिन टेम्परेचर चेंज की वजह से अल्फा डेल्टा टी ई अमाउंट में, क्योंकि देखिए स्ट्रेन क्या होता है, थर्मल स्ट्रेन इज अल्फा इंटू डेल्टा टी,
और हुक्स लॉ के हिसाब से सिग्मा बाय एप्सिलॉन इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो सिग्मा इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी इंटू ई। ठीक है, हुक्स लॉ वैलिड है, हम ऐसा मान रहे हैं। तो जो स्ट्रेस आएंगी थर्मल स्ट्रेस वो इतनी आएंगी, अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ई। तो ये मैंने प्लस ऐड क्यों किया है, क्योंकि ये भी टेंसाइल है और ये भी टेंसाइल है। तो इसको किससे कम रखना है, 130 मेगापास्कल से कम रखना है। तो ये यूनिट किसमें है, मेगापास्कल में है। ठीक है, तो 5000 बाय ए, तो एरिया मतलब किस में आना चाहिए, एम एम स्क्वायर में। क्यों, बिकॉज न्यूटन पर एम एम स्क्वायर इज मेगापास्कल। तो जब एरिया मेगापास्कल में आएगा तो ये एरिया एम एम स्क्वायर में आएगा, तो ये मेगापास्कल में आएगा। तो 5000 बाई ए के मेगापास्कल में आने के लिए एरिया एम एम स्क्वायर में आना चाहिए, मतलब डाया में आना चाहिए एम एम स्क्वायर में। और हमें अल्फ़ा पता है, अल्फ़ा तो पर डिग्री सेल्सियस है यूनिट उसका, डेल्टा डी का डिग्री सेल्सियस है। तो ये वाली क्वांटिटी तो यूनिट लेस हो गई। और ई का यूनिट हमें यहाँ गीगा पास्कल दिया है, तो हमें मेगा पास्कल में रखना है, मतलब 200 इंटू 10 का पावर व्हाट इज दिस 3। ओके, तो 5000 बाई ए प्लस अल्फा इज 11.7 इंटू 10 का पावर 6, डेल्टा टी इज 40 और ये 200 इंटू 10 का पावर 3, ये ई की वैल्यू हो गई। ये 130 से कम होनी चाहिए। इसको इधर ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे, ए को इधर ले जाएंगे, मतलब बाद में मैनिपुलेट करने के बाद ए की कुछ वैल्यू आ जाएगी, ए मस्ट बी ग्रेटर देन ऐसा कुछ आ जाएगा, मतलब डी मस्ट बी ग्रेटर देन सम वैल्यू। तो डाया की वैल्यू उस वैल्यू से तो बड़ी होनी ही चाहिए। तो सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा ये असाइनमेंट। हेल्पफुल रहा है तो देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, मतलब कीजिए जो करना होता है वो। थैंक यू।